कृषि तो वैसे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार के लिए इसकी अहमियत कुछ खास है। प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी का जो अनुपम उपहार बिहार को दे रखा है, उसके चलते कृषि हमारे लिए स्वाभाविक प्राथमिकता बनी रही है। बिहार सरकार ने इसी तथ्य को पहचानते हुए राज्य में कृषि के विकास को समग्र विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। राज्य के कृषि विभाग के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बिहार ने नए आयाम रचे हैं। राज्य सरकार किसानों के हित में तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं और इन योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन में जी जान से जुटी है। इन योजनाओं में एक है जलवायु अनुकूल खेती। जलवायु परिवर्तन किसानों के सामने एक गंभीर समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षापात में कमी आई है तथा मानसून का व्यवहार अत्यंत ही असामान्य हो गया है। मौसम में हो रही परिवर्तन के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल खेती कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पारंपरिक खेती के बदले आज किसान ऐसी फसलों का चयन कर रहे हैं जो मिट्टी के अनुकूल हो, जिसमें पानी की कम खपत हो, अधिक मुनाफा हो। इस योजना के अंतर्गत प्रथम फेज में राज्य के प्रत्येक जिले के 5-5 गांवों को जलवायु के अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर खेती पे पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में 60% बारिश हुई और अगस्त में 37% बारिश हुई है और अक्टूबर में करीबन 83% बारिश हुई है। तो जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने जो है धान गेहूं पे आधारित फसल का जो है जलवायु परिवर्तन का इसमें भी असर देख रहे हैं। तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। उसके तहत यही करीबन ज़िले के 5 गांव में यह जो है हम लोग ट्रेनिंग के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं और आसपास के किसानों को हम लोग बुला करके वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार हमारा किसान जो है खेती कर सके और अपने आप को जो है स्थापित कर सके। जलवायु अनुकूल खेती के अंतर्गत सरकार द्वारा फसल की अलग अलग किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है एवं विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल के फायदे भी बताए जा रहे हैं, जिससे किसान अपनी जमीन पर सालों भर अलग अलग फसलों के उपज के लाभ ले पाएं। पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण पर्यावरण की जैसी स्थिति उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जीरो टीलेज कृषि बिहार के विकास की आधारशिला है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के आर्थिक विकास के लिए सरकार के सहयोग से कृषि विभाग हमेशा प्रयत्नशील है। इसी दिशा में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के बीच जीरो टीलेज से गेहूं की खेती करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक में कम पानी और कम मेहनत में सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं की खेती की जाती है। जीरो टीलेज आसानी से अपनाई जा सकने वाली ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से उत्पादन लागत में कमी के साथ साथ गेहूं की बुआई बिना जुताई समय से की जा सकती है। धान की फसल की कटाई के उपरांत उसी खेत में बिना जुताई किए हुए जीरो टील सीड ड्रिल द्वारा गेहूं की बुआई करने को जीरो टीलेज तकनीक कहते हैं। पारंपरिक तौर पर गेहूं की बुआई हेतु खेत की तैयारी के लिए 5-6 बार जुताई की जरूरत होती है, परंतु इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता।
बल्कि इसकी वजह से बुआई में देरी हो जाती है। इससे पौधों की संख्या में कमी, कम उपज, उत्पादन लागत में वृद्धि तथा कभी-कभी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। खेत की तैयारी और बुआई की परंपरागत पद्धति के विपरीत जीरो टिलेज तकनीक अपनाने से न केवल बुआई के समय में 15 से 20 दिन की बचत संभव है, बल्कि उत्पादकता का उच्च स्तर बरकरार रखते हुए खेत की तैयारी पर आने वाली लागत बचाई जा सकती है। अतः किसानों को चाहिए कि जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई समय पर करें। ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई लाभदायक है। हम लोग जीरो टिलेज से खेती करने के लिए हम लोग को अनुदान मिला भी है और उसमें इसमें बहुत सारे फायदे हमको बुझाया। उसमें पहले जो मैंने परंपरागत ढंग से हम लोग जो खेती करते थे उसमें बहुत सारे खर्च भी हो जाता था हम लोग को और ढंग का खेती नहीं हो पाता था, लेबर ज़्यादा लगता था। इसमें लेबर का प्रॉब्लम बहुत नहीं के बराबर है और उपज भी बहुत बढ़िया हम लोग को बुझा रहा है। पानी की भी मैंने बचत हो जा रहा है हम लोग को। तो मिला जुला के हम लोग को लगा कि बहुत अच्छी है। बालू भी अच्छा निकला इन साल। अनुमान है कि उससे कम से कम बहुत ज़्यादा बम्फर पैदा हम लोग को मिलेगा जो परंपरागत खेती थी उससे। हम जीरो टिलेज से खेती किए हैं, जो कि जो है सो 6 एकड़ में किए हैं। अभी देखने में तो बहुत सुंदर है। मशीन से खेती करने पर जो है सो जब पहले 3 बार जुताई जो करना पड़ता था, 3 बार जुताई, पाटा लगाना, अब जो है सो वो सब जो है सो नहीं करना पड़ता है। एक बार में ही जो है सो जुताई के साथ बीज और जो है सो खाद जो है सो उसके जड़ में जाता है, जिससे जो है सो पौधा जो है सो अच्छा जो है सो होता है और जो है सो पानी भी कम लगता है। फसल अवशेष प्रबंधन सरकार की योजनाओं में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। जल, जमीन और जलवायु जीवन के अति आवश्यक तत्व हैं। इन्हें प्रदूषण से बचाना अनिवार्य है। आज की कृषि प्रणाली इन तीनों की गुणवत्ता को बचाते हुए खेती करने की राह दिखाता है। अज्ञानता के कारण किसान फसलों के अवशेषों को जलाकर खेत की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं, जिससे होने वाले नुकसान इस प्रकार हैं। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की क्षति होती है। जमीन में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया हो जाता है एवं एरोसोल के कण निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ ही फसल अवशेष जलाने से बचे राख में खतरनाक किस्म के अवयव प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। 1 टन पुआल जलाने से 199 किलोग्राम राख, 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड एवं 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी के साथ साथ जलवायु को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फसल अवशेष को जलाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेषों के सही प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। धान के पुआल, खूंटी, भूसा आदि को वर्मी कंपोस्ट निर्माण में गोबर के साथ प्रयोग कर जैविक खाद बनाया जाता है। साथ ही फसल अवशेषों का उपयोग मल्चिंग तकनीक में भी किया जा सकता है। इससे खेत की नमी बनी रहती है और सिंचाई जल की भी बचत होती है। यदि 1 टन पुआल को मिट्टी में मिलाते हैं तो नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 से 800 किलोग्राम जैसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष जलाने के बदले उनका खेतों में प्रबंधन कर खाद के रूप में उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेती के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें रीपर कम बाइंडर, स्ट्रो बेलर, हैप्पी सीडर, रोटर मल्चर, स्ट्रो रीपर एवं सुपर सीडर आदि प्रमुख हैं, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि फसल की कटनी के बाद उसमें आग लगा दे रहे तो कितना नुकसान हो रहा है, उसकी कीमत अच्छी किसानों को मिल जाए। अगर उसको पता चलेगा कि भाई हम जलाएंगे नहीं, जो कुछ भी हमारा है उसको निकालेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे, तो ये भूसा है या अन्य प्रकार से भी जो इसका उपयोग होगा
कई प्रकार से इसका उपयोग होगा, उसके लिए उनको आमदनी हो जाएगी। जैसे अनाज बेचते हैं उससे आमदनी है, उसी तरह से फसल अवशेष से भी उनको आमदनी हो जाएगी। धान की बुआई हुई थी इसमें और कटिंग हुई थी रीपर से, तो इसका इतना बड़ा बड़ा डंटेल था, इतना बड़ा बड़ा, तो उसको जलाया नहीं गया, रोटावेटर से इसको काटा गया और काट के फिर शेड्यूल से इसको करके फिर वेस्ट कंपोजर चला गया। देख ये टूट जा रहा है, ये कंपोस्ट खाद के रूप में। ये अभी तो नहीं, लेकिन अब अगला पटवन होगा तो ये टोटल कंपोस्ट की खाद में आ जाएगा। ये अभी गेहूं की बुआई 25 दिन 26 दिन हुई है, इसकी बुआई की हुई, और उसके बाद जैसे ही होता है तो फिर अगला पानवन में ये पटेगा और वेस्ट डिकम्पोजर चलेगा, तो टोटल सड़ पूरे खेत में ऐसा किए हुआ गया धान काट के और ऐसे कर दिया गया। जलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये फसल अवशेष किया गया है और इससे जो फसल है ये ज्यादा हरा भरा रह रहा है। मशरूम की खेती, इसके साथ ही बिहार के किसानों को खेती के अतिरिक्त नए नए उद्यमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसानों को खेती के अतिरिक्त भी आय हो सके एवं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए। ऐसा ही एक उद्योग है मशरूम की खेती, जिसे अपनाकर किसान कम जगह और कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं। मशरूम का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी खेती घर के अंदर एक कमरे में भी की जा सकती है एवं इस पर जलवायु का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन के पश्चात बचे अवशेषों को जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार में मुख्यतः ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की व्हाइट मशरूम और पैडीस्टर मशरूम जैसी किस्मों की खेती होती है। मशरूम उत्पादन में स्पॉन का बहुत अधिक महत्व है, जिसे मशरूम बीज भी कहा जा सकता है। मशरूम उत्पादन के लिए बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा कौशल विकास के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ अनुदान भी दिया जाता है। परिणाम स्वरूप आज बिहार के गांव में महिलाएं इस दिशा में काफी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं। नारी सशक्तिकरण के रूप में गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर रही हैं एवं महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस व्यवसाय से इनकी आय में वृद्धि हुई है तथा इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। समूह द्वारा मैं मशरूम का उत्पादन करती हूँ सर। इसके पहले